Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to continue the previous class and the new chapter Making of the Constitution. इसमें मैंने इसका एक टॉपिक पढ़ा दिया था डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं पिछली क्लास लास्ट क्लास जिसने देखी होगी उसमें मैंने देखा होगा मैंने डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करा चुकी हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ मैंने उसकी लाइव क्लासेस अभी लाइव क्लास नहीं करी क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्ड ही नहीं आया तो उसने कुछ कमेंट सेक्शन में मेंशन ही नहीं किया कि यू वांट टू ज्वाइन और नहीं प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए इफ यू वांट मी टू ज्वाइन if you want me to clear your doubt sessions anything in my live class तो मैं ज्वाइन करूंगी ठीक है तो अभी मैंने जो लास्ट पढ़ाया था वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की बात चल रही है संविधान कैसे बनेगा है ना उसे बनाया कैसे गया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाने वाले लोग चाहिए दिस इज अ क्विक रिकैप ठीक है क्योंकि आज जो टॉपिक है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आज का जो टॉपिक है वो कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ठीक है क्योंकि डिमांड में पढ़ा चुकी हूँ कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत पड़ी है ना तो वो डिमांड दिस 1934 से एम एन रॉय ने पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही पुट फॉरवर्ड दिस आइडिया टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए देन 1935 INC for a very officially demanded to have a so INC 1935 में क्या हुआ 1935 में INC for the very first time officially demanded a constituent assembly ने कहा कि constitution need to be framed we need a constituent assembly to frame the constitution for free India this is what they have said 1938 what happened जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 पे ऐसे क्यों on the behalf of the INC he officially declared that we need a constitution of free India which need to be framed by our constituent assembly without any outside interference which should be elected on the basis of the adult franchise this is what he said तो उन्होंने साफ साफ कहा 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने पूरे आईएनसी के बिहाफ पे कहा ना कि हमें तो एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो हम लोग बनाएंगे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए बनाएगी और वो इलेक्ट होनी चाहिए अदर फ्रेंचाइज के ऊपर है ना फिर 1940 में ऑगस्ट ऑफर हुआ दिस डिमांड वाज इन प्रिंसिपली एक्सेप्ट 1942 में क्रिप्स मिशन आई था स्टेटेड क्रिप्स 1946 में कैबिनेट मिशन आई एंड दिस व्हिच वाज फाइनली एक्सेप्टेड दिस थिंग्स तो एक्चुअली अब मैं बात करूंगी यहाँ से नेक्स्ट की आप जब ये एक्सेप्ट कर लिया जब वो डिमांडिंग वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इंडियन डिमांड करे थे ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया अब उसकी बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे कॉम्पोजिशन कौन कौन लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिमेंबर दिस थिंग्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फर्स्ट पार्लियामेंट है ऑफ फ्री इंडिया की इसको याद रखिएगा ठीक है तो क्या हुआ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग होंगे हु विल बी दोस थिंग्स सो कॉम्पोजिशन की जब बात करी कौन कौन रहेंगे सबसे पहले दिस थिंग अब यहाँ पे देखो एक मैं आपको टाइमलाइन बता रही हूँ इस टाइमलाइन को प्लीज याद रखिएगा सबसे पहले क्या हो दिस थिंग्स मार्च में कैबिनेट मिशन इसकी सीएम लिख रही हूँ ठीक है सीएम इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ सो कैबिनेट मिशन सबसे पहले मार्च में 24 मार्च 1946 को इंडिया में आई ठीक है मार्च में आई 16 मई में उन्होंने अपने स्कीम को पब्लिश किया जुलाई अगस्त में इलेक्शंस होंगे नवंबर में जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म कर गई ठीक है याद रखिएगा नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सो आप सिनेरियो समझ लो इसका टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एक एवोल्यूशन किस तरीके से चीजें काम कर रही प्रोसेस क्या हो रही है ठीक है तो सबसे पहले नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म की गई ठीक है उससे पहले हम जरा समझते हैं क्या हुआ अब जब नवंबर तो बेसिकली वी नो दिस थिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस वाज फाइनली एक्सेप्टेड दिस वाज फाइनली कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर द स्कीम्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान है ना कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे ना बताया ना मैंने पैट्रिक लॉरेंस से अलेक्जेंडर एंड ऑफ कोर्स दी स्टेटेड क्रिप्स ये 3 लोग आए ये प्रपोजल लेके आए उसको पब्लिश किया लोगों ने मुस्लिम लीग सबसे बड़ी चीज तो यही थी ना मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस दे एक्सेप्ट समहाउ दे थोड़ा बहुत उन्होंने अग्री किया एंड फिर ये लॉन्च किया गया एंड उसके बाद डिसाइड किया गया ठीक है अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की जाएगी लेकिन अब कैसे होगी सबसे पहले इसमें डिसाइड कितनी स्ट्रेंथ होगी सब ये प्रोविजंस याद करना बहुत जरूरी है ठीक है याद रखना छोटे बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया है और याद हो जाएगा डोंट वरी तो सबसे पहले बोल does it happen wait ink okay so सबसे पहले nothing so now the total strength of the strength जो थी वो 389 रखी 389
तो अब सबसे पहले जैसे पार्लियामेंट में अभी मेंबर्स कितने, टेल मी टोटल मेंबर्स लोकसभा में और राज्यसभा में, प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं और राज्यसभा में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। छोटे छोटे होमवर्क है जो मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, प्लीज दिस विल हेल्प यू, ठीक है। धीरे धीरे जब मैं पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उस समय आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी तो उस समय डिसाइड किया टोटल स्ट्रेंथ, सबसे पहले तो बोला कितने लोग होंगे, यही तो डिसाइड किया जाएगा, हाउ मेनी मेंबर्स नीड टू बी इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बोला 389 मेंबर्स हैं, वो रहेंगे, टोटल स्ट्रेंथ शुड बी 389, दिस इज डिसाइडेड। सो उसने कहा 389 में से आउट ऑफ दिस 296 मेंबर्स जो हैं, लेट मी कीप इट लाइक दिस, है ना, ऐसा रखना चाहिए इसको। ओके, सो बेसिकली आउट ऑफ दिस 389 में से 296 मेंबर्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया से रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब याद है प्रिंसली स्टेट्स थे, दे वर प्रिंसली स्टेट आल्सो। और 93 मेंबर्स जो है, तो 389 में से 296 मेंबर्स जो है वो इंडिया से, प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया से लिए जाएंगे, और 93 मेंबर जो है वो प्रिंसली स्टेट से रहेंगे, राइट। सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नीड टू बी 389। So out of these 389, 296 seats were allotted to the British India, 93 seats were allotted to the British princely states. Understand? So out of these 296 seats, इस 296 seats में से भी 292 जो members हैं, 292 members, याद रखना, एक गवर्नर प्रोविंसेस होता है और एक था चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। मेनली ये जो चीफ कमिश्नर वाले होंगे ना, अभी जो यूटीज यूनियन टेरिटरीज है ना इंडिया में, वो ये बाद में जाके आई टेल यू दिस थिंग, जब मैं यूनियन और टेरिटरीज पढ़ाऊंगी ना तब उसमें वील स्टडी अबाउट दिस थिंग्स। मैं बस लेट मी डू दिस लाइन, हाँ, तो मैं तब मैं उसे ये पढ़ाऊंगी, तब आपको ये समझ आएगा। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ये है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, यही चीफ कमिश्नर बाद में जाके यूटीज बन जाएंगे, गवर्नर प्रोविंसेस, और ये स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें से 11 गवर्नर्स, ये 292 मेंबर्स जो है दे वर ड्रॉन फ्रॉम दोस 11 गवर्नर प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स लिए गए, एंड 4 मेंबर्स फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, 1 फ्रॉम ईच, ठीक है, 1 फ्रॉम ईच, यहाँ से लिया गया, कमिश्नर प्रोविंसेस से लिए गए। उसके बाद अंडरस्टैंड से, और 93 जो सीट्स है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आउट ऑफ दीस 296 सीट्स वर अलॉटेड टू द 296 seats, 292 members were drawn from 11 गवर्नर के प्रोविंसेस से, एंड 4 members from चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से लिए गए, 1 from each. I hope you understand this thing. अब नेक्स्ट चीज क्या करें, उसने कहा each seats which was allotted to the British India and the princely states, जो भी सीट्स ईच ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, जिनको भी ये सीट्स अलॉटेड की गई है, यहाँ पे जो की गई, they were allotted seats in proportion to their respective population. The seats were allotted to the British India and princely states in proportion to their respective population, roughly 1 seat to the every million population. क्या की गई, एक सीट, 1 seat for every million population, 1 million population, ठीक है, 1 million population को दी गई, ठीक है। तो ये किया गया, तो कैसे, अब भाई अभी भी तो ऐसा होता है, जस्ट टेल मी विद दिस थिंग, हाउ द सीट पॉपुलेशन के बेसिस पे तो सीट्स मिलती हैं, होती है ना, कि इसमें नंबर ऑफ सीट जो अगर आप स्टेट्स में देखोगे, ठीक है, विधानसभा राज्यसभा जब आप देखोगे स्टेट्स में, स्टेट के जो लोग स्टेट्स में सीट्स कैसे डिसाइड की जाती है, उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर ही तो होती है। इन द सेम वे यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स ब्रिटिश इंडिया में प्रिंसली स्टेट में, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स अलॉट की गई, रफली एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए, ठीक है ना। अब क्या किया गया उसके बाद में, दिस वाज व्हाट, लेट मी ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश, व्हाट हैपेंस each British provinces and the princely states, they were allotted seats in proportion to their respective population, roughly 1 seat to every million population को मिली। उसके बाद now the seats which were allotted to the British India को, जो British Indian provinces को जो seats allotted की गई थी, they were to be majorly divided into 3 principal communities, that is Muslim, सिख एंड जनरल में इंक्लूड किए गए, एक्सेप्ट मुस्लिम और सिख को छोड़ के जो लोग थे। तो इमेजिन दिस थिंग, जो सीट ब्रिटिश इंडियंस को 296 की जो ये सीट्स थी, ये मेजरली 3 कम्युनिटीज में डिवाइडेड की गई, इनकी सीट्स यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया में, एक मुस्लिम्स में, सिख में और जनरल में, ठीक है। इसमें सीट्स वर अलॉटेड टू दीस थिंग्स, मुस्लिम्स में, सिख्स में और जनरल में डिवाइड की गई। नाउ अब क्या होगा, अब कैसे, okay, so now out of these 296 members, as I said, around 296 members which were allotted to these British provinces, they were majorly divided to 3 communities में, Muslims में, Sikhs में और जनरल में डिवाइड हुए, जनरल इन एक्सक्लूसिव मुस्लिम्स एंड सिख्स, ठीक है। तो मेजरली इन 3 कम्युनिटीज में डिवाइड हुए, 93 सीट जो कि प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। अब क्वेश्चन आता है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे सेलेक्ट किए गए, है ना, मेंबर्स कैसे सेलेक्ट किए गए। तो एक्चुअली
द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ these communities, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ these communities, they were elected, they were, याद रखना ये इलेक्टेड है और ये नॉमिनेटेड है. आई टेल यू द थिंग्स हियर. सो बेसिकली इसके जो मेंबर्स थे, मुस्लिम कम्युनिटीज के जो मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज communities, they were elected by the members of that communities. Members, इस कम्युनिटी के मेंबर्स जो है उन्होंने इलेक्ट किया, जो कि कहाँ प्रेजेंट थे, वर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटीज हु इज प्रेजेंट इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज. समझ गए, प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सिंपली ही इज सेइंग, सिंपल, बहुत सिंपल है. और वोटिंग तरीका होगा, एंड वोटिंग वाज टू बी द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. इस कॉन्सेप्ट्स को मैं इन डिटेल में जब प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी. अभी फॉर अ मोमेंट जस्ट लर्न दिस थिंग, वोटिंग वाज टू बी द मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या किया, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव इन कम्युनिटीज के वो इलेक्ट किए, दे वर इलेक्टेड बाय इन कम्युनिटीज के मेंबर्स नहीं इन अ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, वैसे उसको वही प्रोविंशियल. एंड वोटिंग वाज टू बी द मेथड, और वोटिंग एक तरीका रखा गया. और जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कैसे किए गए, दे वर नॉमिनेटेड. उसे नॉमिनेट, इसके रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करेगा कौन, बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट के जो हेड है वो नॉमिनेट करेंगे और इससे जो इलेक्टेड करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स पूरा उसमें. तो ये सारे प्रोविजन इस तरीके से. अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फीचर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, तो आप बोल सकते हो व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इज वन एंड सेम थिंग, एक ही बात है. अंडरस्टैंड. सो दिस इज हाउ. तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वाज पार्टली इलेक्टेड बनी. इट वाज, आई डोंट वांट टू साउंड, या सो बेसिकली इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड इट वाज पार्टली नॉमिनेटेड. ठीक है. So now this is how it was partly elected and partly nominated body बन गई. So now the Constituent Assembly was partly elected and partly nominated. Why? And at the same time, the member of this Constituent Assembly, the member of this assembly, they were indirectly elected. आप समझ रहे, members भी actually इनके देखो representative members यहाँ पे ना हो रहा है. इसके जो members हैं वो directly elect हो रहे हैं नहीं. So the members they were indirectly elected by the members of this provincial assemblies who were themselves elected on the basis of a limited franchise. ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करें, जो कि खुद लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट हुए. याद है जब जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या डिमांड रखी, उन्होंने कहा था हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग बनाए और अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर, लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइज के ऊपर. दो वो सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी, बट एटलीस्ट उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उनकी तैयार हो रही थी ना, वो तो बन के तैयार हो रही थी ना. अब क्या होना होगा, हम नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा. ओके, सो नाउ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वाज पार्टली इलेक्टेड, इट वाज पार्टली नॉमिनेटेड. ठीक है, तो पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेट बनी. मेंबर्स जो थे दे वर आल्सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड. मेंबर्स जो थे वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए बाय द मेंबर्स ऑफ दोस कम्युनिटीज इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हु देमसेल्फ इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिटेड फ्रेंचाइज. ठीक है, तो बेसिकली अब ये सब होने के बाद, डिसाइड करने के बाद इलेक्ट हुए. अब इलेक्शंस हुए जुलाई अगस्त 1946 में. ठीक है, इलेक्शंस हुए जुलाई अगस्त 1946 में, तभी तो नवंबर में जाके कॉन्स्टिट्यूट हुई, नवंबर 1946 में. आई टोल्ड यू टाइमलाइन याद रखना, थोड़ा याद रखना, क्योंकि इससे क्या होगा, यू कैन अंडरस्टैंड, आपको ना चीजें याद करने में आसानी होगी और यू कैन अंडरस्टैंड. क्योंकि मेनली क्या है, याद तो करना ही है, बट एट द सेम टाइम टू नो द थिंग्स कि व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड, क्या चीजें हो रही थी, नॉलेज के लिए करना बहुत जरूरी है. तो आपको पता रहेगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कैसे चीजें, किस तरीके से चीजें बनना शुरू हुई, किस तरीके से चीजें हुई. सो इलेक्शंस जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए. उसके बाद देन जो 296 सीट्स के लिए, याद है 296 सीट जो कि प्रिंसली, जो कि ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी. 93 स्टेट्स जो है सीट्स वो प्रिंसली स्टेट्स के पास थी, है ना. यहाँ पे 296 सीट, और वो भी डिवाइडेड कैसे थी, हिंदू मुस्लिम डिवाइडेड, है ना. ऑल ऑफ दीज सीट्स डिवाइडेड, जहाँ पे मुस्लिम से सिख है, जनरल जो रखी गई थी सीट थी. तो इसमें से 296 सीट्स में से 296 सीट जो थी उसमें से 208 सीट जो थी इट वाज वन बाय द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती. 73 सीट जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती, वो मुस्लिम लीग के पास गई. सो 73 सीट जो है वो मुस्लिम लीग के पास गई, और 15 सीट जो थी वो छोटे छोटे स्मॉल और जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनके पास गई. और जो बची हुई 93 सीट थी प्रिंसली स्टेट की, दे नेवर केम इनटू दिस थिंग्स बिकॉज़ दे स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज. इन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन ही नहीं किया. सो द सीट्स they remain vacant, they were not fulfilled, they stayed away from the constituent assemblies. Finally the constituent assembly it was elected, although the constituent assembly it was elected on the basis of a limit, not basis on the adult franchise. भले ही हमारा constituent assembly जो है adult franchise के basis पर नहीं हुआ, भले ही इसे directly elected by the people of India, लोगों ने इसको directly elect नहीं किया, but still
but still it includes a representative of all the important section of Indian society. But still इसमें सारे important society के जितने members है सबको representative मिला, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इंडियन क्रिश्चियंस हो, एंग्लो इंडियंस हो, एससीज हो, एसटीज हो, women of all these sections, चाहे women हो, they all of them they got a representatives here. एंड एट द सेम टाइम फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की गई उसमें सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एक्सेप्ट महात्मा गांधी. सिर्फ महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी सारे इंपॉर्टेंट लोग इसमें जुड़े एंड दे ऑल सबको रिप्रेजेंटेटिव मिला एंड दे ऑल टुगेदर प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. सबने मिलकर प्रिपेयर किया. दिस इज हाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस. ये सारे लोग थे, इस तरह से इलेक्शन हुए, इतने मेंबर थे, इतनी स्ट्रेंथ थी, ये इंक्लूड की गई. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगी वो होगा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वो काम कैसे करेगी, ठीक है, वर्किंग कैसे होगी. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन. प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन. कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, जो आपको नहीं समझ आ रहा है वो आप मुझे बता सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करें. शेयर एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच. इफ एनी डाउट प्लीज यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. कोई डाउट हो सकता है आप कर सकते हैं. Thank you so much. Radhe Radhe.